हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 जिसमें आज हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, इस केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टॉपिक काफी दिनों से चल रहा है और आप लोगों को मैंने समझाया था कि किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग देख करके नहीं बता सकते, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो अगर हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया गया तो उस एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे हाफ लाइफ मेथड, या आप लोग हाफ लाइफ मेथड में आप लोगों ने हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में रिलेशनशिप निकाला, पढ़ा आप लोगों ने। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, सेकंड, थर्ड, सब के लिए आपने पढ़ा। तो हाफ लाइफ मेथड, तो एक जो मेथड होगा जिसका नाम होगा हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। दूसरा, बहुत सारे आप लोगों ने ग्राफ बनाए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस कंसंट्रेशन में, बहुत सारे आपने ग्राफ बनाए। तो अगर कोई ग्राफ दे दिया जाता है तो हम ग्राफ को देख करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। तो बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तीसरा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा, सब ऑर्डर ऑफ रिएक्शनों के लिए आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा, सबको डिराइव करके दिखाया। तो एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड हुआ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, ये आपके पास होगा। और एक लास्ट आप लोगों को हम जो पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां बताएंगे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और रेट दिया जाए, यानी कंसंट्रेशन और रेट डाटा दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो हम किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन मेथड। इस तरीके से ये मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। चलिए हम वन बाय वन करके आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला है हाफ लाइफ मेथड, आप ध्यान से समझिएगा। हाफ लाइफ मेथड में तो जैसे मान लीजिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा टी हाफ दिस इक्वल टू, आपने पढ़ा आर नॉट अपॉन 2k। ये रिलेशनशिप आप लोगों को डायरेक्ट किया था, या हम इसी को लिख सकते हैं इस तरीके से, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम इससे 2k कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप लोगों ने टी हाफ, ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं होता है, ये तो कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू आपने पढ़ा था 0.693 अपॉन के पढ़ा था, ये रिलेशनशिप था। इसके लिए तो हम लोग लिख सकते हैं टी हाफ दिस इक्वल टू, या कांस्टेंट लिख देता हूं, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि के और ये वैल्यू कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपने टी हाफ, ये पढ़ा था आप लोगों ने
टी हाफ के लिए यहां पे आपने 1/k और इसके बाद आर नॉट पढ़ा था, ये था, ये आपने सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन में पढ़ा था। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप लोगों ने टी हाफ पढ़ा था, यहां पे 3/2k और आर नॉट का स्क्वायर था, याद है? ये सारे फार्मूले हमने सब डिराइव कराए आप लोगों को। यहां पर हम लिख सकते हैं टी हाफ 1/r नॉट का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये और भी आप लिख सकते हैं, आगे का प्रोसेस होगा इसी तरीके से। तो मान लीजिए फॉर एन ऑर्डर ऑपरेशन के लिए हम लिखा फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन ऑर्डर ऑपरेशन के लिए एक रिलेशनशिप है टी हाफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की पावर 1 - n। ये रिलेशनशिप सभी ऑर्डर ऑपरेशन के लिए काम कर जाएगा, ये रिलेशनशिप सभी के लिए काम कर जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां पे n क्या ऑर्डर ऑपरेशन, मान लीजिए n इक्वल टू आपने 0 रखा, अगर 0 रखोगे तो आपके पास ये देखिए रिलेशनशिप आ गया। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का मतलब r नॉट की पावर 0, 0 का मतलब 1, 1 का मतलब कांस्टेंट आ गया। अगर मान लीजिए हमने 2 रखा तो यार 2 रखोगे तो r की पावर -1, -1 का मतलब 1/r हो जाएगा, r नॉट। अच्छा, इसी तरीके से आप 3 रखोगे तो ये रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही आप 4 रखें, जो भी रखें, हर ऑर्डर ऑपरेशन के लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला आपको मिल गया कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर हो जाएगा 1 - n। ये बहुत बड़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमको मिल गया। अब इसी रिलेशनशिप से एक हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे जिससे हम ऑर्डर ऑपरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो इतनी तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए कोई रिएक्शन है, इस फार्मूले को याद रखिए, इसी से हम फार्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए भैया, ये फार्मूला हमारे पास है। मान लिया कि यहां पर कोई रिएक्शन है ए चेंज इनटू, यार दे देता हूं, आर चेंज इनटू यहां पे प्रोडक्ट हो गया, ठीक। इसका कंसंट्रेशन है, मान लिया हमने R1 इनिशियल कंसंट्रेशन इसका R1 मान लिया, इसका कंसंट्रेशन R, तो इसका टी हाफ हो जाएगा, टी हाफ में इसका कंसंट्रेशन R1 है। आफ्टर टी सेकेंड, कुछ समय के बाद मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हो गया R2, तो इसका आपका हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा टी हाफ, और ये मैंने यहां पे डैश लिख दिया। भाई कंसंट्रेशन पर डिपेंड है ना, तो अगर कंसंट्रेशन इस रिएक्टेंट का चेंज होगा तो हाफ लाइफ पीरियड चेंज हो जाएगी। इसलिए R1 कंसंट्रेशन पे इसका हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, और R2 पे इसका कंसंट्रेशन इसका हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ डैश हो गया। तो इस इक्वेशन से हम बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन टी हाफ प्रोपोर्शनल टू R नॉट की पावर 1 - n। इस इक्वेशन से हम लोग फर्स्ट केस में बनाएंगे। बताइए क्या लिखें, टी हाफ हो गया प्रोपोर्शनल टू, और यहां पे हमने कंसंट्रेशन ले लिया इनिशियल कंसंट्रेशन R1 की पावर हो गया 1 - n, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक। अब आफ्टर टी टाइम्स कंसंट्रेशन R2 आ गया,
तो हाफ लाइफ पीरियड आपका आ गया टी हाफ डैश दिस प्रोपोर्शनल टू 1 अपान यहां पे R2 हो जाएगा और पावर 1 माइनस एन इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब तो आपको क्लियर हो गया। अब यहां अगर हम प्रोपोर्शनल को इक्वल बदलेंगे तो यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा। फिर हम वही पर्टिकुलर एक रिएक्शन है, जो भी कांस्टेंट आएगा दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो दोनों के लिए सेम है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को अगर इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टी हाफ अपॉन आ जाएगा टी हाफ डैश और दिस इक्वल टू यहां पर पावर लगा दिया मैंने 1 अपान कर दिया R2। अब इसके बाद हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R1 अपान इसके बाद R2 की पावर हो गया 1 माइनस एन। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई और इस इक्वेशन से हम लोग ऑर्डर ऑपरेशन को डिटरमाइन करेंगे। यह हाफ लाइफ पीरियड R2 पे, हाफ लाइफ पीरियड R1 कंसंट्रेशन पे, जहां n ये ऑर्डर ऑपरेशन। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो हम लोग क्लियर हो जाएगा, जहां पर n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका लॉग लेकर के भी फार्मूला बना सकते हैं, तो ऐसी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लॉग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लॉग बनाना भी चाहे तो आप बना भी सकते हैं। अब देखिए कुछ हम न्यूमेरिकल आपको समझा देते हैं इसी फार्मूले में। देखिए कोई एक रिएक्शन है R चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है, इसे डाटा मिल गया आप लोगों को। क्या डाटा मिला? यहां पर एक डाटा मिला, मान लीजिए यहां पे कंसंट्रेशन R हो गया मोल पर लीटर में, और यहां पे टी हाफ ले लिया किसमें? सेकंड में। और इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली डाटा आपको यहां पे मिल गया। हाफ लाइफ पीरियड जो है यहां 40 है, यहां 20.1 है और यहां पे 13.3 है, और भी अगर एक कॉलम बनाना चाहे तो बना ले, यहां पे 10 है। ये क्या है? हाफ लाइफ पीरियड। मिनट में ले सकते हैं, सेकंड बहुत कम है तो मिनट ले लेते हैं। मतलब ये हाफ लाइफ पीरियड दिया है इस रिएक्शन के लिए। कंसंट्रेशन इसका 5 हो गया, इसका 10 हो गया, 15 हो गया और यहां पे आपका 20 हो गया। इस तरीके से यहां पर ये टाइम हो गया और ये आपका हाफ लाइफ पीरियड हो गया, और इसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलेंगे। अब हमारे पास फार्मूला है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने कहा कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप लोग फाइंड आउट करें। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा वो वाला फार्मूला टी हाफ अपॉन टी हाफ डैश दिस इक्वल टू, यहां पे R1 अपान R2 की पावर 1 माइनस m हो गया। अब टी हाफ कितना दिया है? यहां पे 40 दिया है। ठीक, दूसरे में ये केस आएगा, यहां पे 20.1 हो गया, यानी हाफ लाइफ। R1 कंसंट्रेशन कितना, इसको R1 मानेंगे, 5 हो गया। इसके बाद R2 कितना हो गया? 10 हो गया, और यहां पे 1 माइनस n हो गया। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे आपका 2 आ गया तो यहां पे 2 हुआ, और यहां पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर हो गया 1 माइनस n। अब 1 माइनस n यहां 2 की पावर, इसको हम ऊपर ले जाएं तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे आया 2, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, यहां पर n माइनस 1 आ जाएगा।
ऐसा नहीं, 1 माइनस एन नीचे पावर है, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला ही माइनस में हो जाएगा। ये केस हो गया। अब देखिए किसी का बेस जब सेम होता है तो पावर भी सेम होती है, इसकी पावर 1 हो गया, तो यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। ये उधर चला जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 अर्थात n इक्वल टू 2। ये सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन होगा, ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन हो गई। आप कोई भी दो उठा लीजिए, कोई जो आपने पहले ये दो उठाए, मान लीजिए कि आपने इन दो को उठाया, कोई भी दो उठा लीजिए, ये आपका R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, या इसको आप R1 मतलब इसको आप टी हाफ मानोगे तो ये टी हाफ डैश हो जाएगा। चलिए हम इसको उठा लेते हैं, यहां भी निकालोगे तो वही 2 आना चाहिए। कैसे देखिए, टी हाफ अपॉन टी हाफ डैश दिस इक्वल टू हमारे पास R1 अपॉन R2 हो गया, पावर हो गया 1 माइनस m। ठीक, अब R कितना मानेंगे 5, ठीक, अपॉन यहां पर ये कितना हो जाएगा, सॉरी टी हाफ आपका पास है, ये वाला मानेंगे कितना 40, और टी हाफ डैश कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। R1 कितना है आपका 5, R2 कितना है यहां पे 20, ये पावर हो गया 1 माइनस m। बताइए इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ऊपर 4 आ गया। ठीक, अच्छा यहां पे जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 4 की पावर हो जाएगा 1 माइनस m। अब 1 माइनस m नीचे, इसको ऊपर ले जाओ तो देखिए 4 हो गया, और ये जब जाएगा तो 4 की पावर ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस में, इस तरीके से यहां पर ये केस आ जाएगा। अब इसके ऊपर पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर तो n माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया, n इक्वल टू 1 प्लस 1, यहां भी देखिए 2 आ गया। तो कोई दो पेयर बना सकते हो आप, ये पेयर बना लो, चाहे ये पेयर बना लो, चाहे ये पेयर बना लो, जिस पेयर बनाना है बना लो, लेकिन ऑर्डर ऑपरेशन इसमें 2 ही आएगा। ठीक, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम आपको दिए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई गैसियस है, उसका डाटा दिया हुआ है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस, एक डाटा आपको मिल गया। यहां पे आप प्रेशर ले लेंगे, किलो पास्कल में ले लीजिए, और यहां पे टी हाफ ले लेंगे, और ये भी आपने मिनट में ले लिया है। ठीक, ये ले लिया। अब जो प्रेशर हम लेंगे ये आ गया आपका 50, और यहां पे मान लीजिए हमने 100 ले लिया। ठीक, और टी हाफ पहले दिया है 3.84, ये 1.92, और हमने आपसे कहा कि फाइंड ऑर्डर ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या रिलेशन। अब देखिए यहां प्रेशर है तो प्रेशर के टर्म में लिख लो, यहां पे टी हाफ अपॉन टी हाफ डैश इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर हो जाएगा 1 माइनस n। बताइए टी हाफ कितना दिया है, यहां दिया 3.84 अपॉन टी हाफ डैश ये वाला लेंगे 1.92, P1 कितना दिया 50, और ये कितना दिया 100, और ये 1 माइनस n। ठीक, यहां पे आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पूरा, यहां सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, तो 2 आ गया, 1/2 की पावर 1 माइनस n। अब इसको ऊपर ले जाओगे, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ जाएगा।
यहाँ पर ऑपरेशन कितना आ जाएगा, 2 इसको ले जाओ ऊपर 2 की पावर n-1, तो यहाँ पे 1 आ गया। वही क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो गया। तो आप इसे कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देता हूं, ये तो आपको करना ही है, इसके लिए हम कोई हिंट नहीं देंगे। ये वही डिकम्पोजिशन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ गैस, इसके लिए यहां पे इनिशियल प्रेशर दे दिया गया, इनिशियल प्रेशर इन किलो पास्कल में दे दिया, और यहां पे दे दिया हाफ लाइफ पीरियड, ये दे दिया, और यहां पे हाफ लाइफ दे दिया, हाफ लाइफ। इसमें 8, 5, 2, 0, 300 किलो पास्कल, और ये देखिए 84, 84 और 83.9। ये डाटा आपके सामने थोड़ा इसे देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। इसको बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हैं, बिना कुछ किए आप बता सकते हो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सिर्फ एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसी है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, जो प्रेशर पे डिपेंड नहीं है, जो नंबर ऑफ मोल के चेंज पे डिपेंड नहीं है, जो वॉल्यूम के चेंज पे डिपेंड नहीं है। केवल एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि आपने पढ़ा है कि T हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। कौन से? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, ये आपको मैंने पढ़ा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डाटा है, चाहे आप कर लीजिए। क्या लिखोगे बताओ? T हाफ अपॉन T हाफ डैश दिस इक्वल टू प्रेशर दिया है P1 अपॉन P2 की 1 माइनस n। अब बताइए T हाफ कितना दिया? 84, यहां दिया 84, दिस इक्वल टू P1 दिया 800 किलो पास्कल, 5 2, यहां से एक कैसे निकाल? 1 माइनस n, ये हो गया कितना है? 1। तो यहां पर 800 520 की पावर 1 माइनस n हो गया। अब बताइए ये वैल्यू तो हम यहां लिख सकते हैं 800 520 की पावर 0, और यहाँ पे 800 और यहाँ 520 की पावर 1 माइनस n। बताइए 1 माइनस n इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि जिसकी पावर 0 लिख दोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो वह वैल्यू 1 हो गई इसकी। तो हमारे पास n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 1, एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किया। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको हाफ लाइफ पे, देखिए सब डाटा, ये सब एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया जाता है, और उसी एक्सपेरिमेंटली डाटा से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, बड़ा अच्छा है। ये देखिए क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कंपाउंड A is 20 minutes, 20 minutes, ठीक है, 20 minutes. When concentration of compound doubled, is doubled कर दिया गया, then half life period is reduced to 5 minutes, 10 minutes। तो यहां पे है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करें। देखिए हाफ लाइफ पीरियड कंपाउंड A is 20 minutes. When concentration of compound is doubled, then half life is reduced to 10 minutes. Find order of reaction. देखिए हमारे पास T half अपॉन T half डैश, और ये कंसंट्रेशन R1 अपॉन R2 हो गया। इसकी पावर हम लोगों ने लगा दिया 1 माइनस n। T half कितना है पहले इनिशियली है 20, फिर 10 हो गया। कंसंट्रेशन इसका मान लिया R1,
फिर इसके बाद कितना कर दिया गया, डबल। डबल करने का मतलब 2r 1 हो गया, 1 माइनस n, यानी डबल कर दिया गया तो 2r, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 2 आ गया, यहाँ 1/2 की पावर हो गया 1 माइनस n, ये 2 हो गया, ऊपर जाएगा तो इस तरीके से 2 और यहाँ पे n माइनस 1 पावर 1, तो n माइनस 1 इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 2, अर्थात ये सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन, सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन, राइट। अब दूसरा मेथड है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, ओके। सेकंड मेथड आपके सामने है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। अब इसमें क्या होगा कि टाइम कंसंट्रेशन का डाटा दिया जाएगा और उस टाइम कंसंट्रेशन का डाटा जो एक्सपेरिमेंटली दिया गया है उस वैल्यू को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फिट करेंगे, रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और k1 k2 दो वैल्यू कम से कम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब डाटा जो एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया जाएगा उससे दो तो कम से कम डाटा होनी चाहिए और जिस इक्वेशन से k1 k2 की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी तो वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन ही ऑर्डर ऑपरेशन को शो कर देगी। जैसे मान लीजिए आपने जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए पढ़ा, यहां पे जीरो ऑर्डर ऑपरेशन, बताइए जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए क्या पढ़ा था, यहां आपने k इक्वल टू r नॉट माइनस r अपॉन t, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के लिए जो आपने इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ा था तो 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 और r नॉट अपॉन r था, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए जो आपने k पढ़ा 1 अपॉन k था 1 अपॉन t और यहां 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r नॉट, सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन। और ऐसे ही थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए आपने k इक्वल टू 1 अपॉन 2t और यहां पे 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r नॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन आपने लिखा। अब अगर कोई डाटा दिया गया और उस डाटा से अगर हमें कहा गया कि आप ऑर्डर ऑपरेशन फाइंड आउट करो, तो एक बात बता दें कि जनरली 99% वो जो डाटा होता है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन का ही होता है। कोई जरूरी नहीं कि हो, लेकिन 99% उसकी वजह ये है कि यही फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन ये आपके सिलेबस में है, तो ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन का ही डाटा होता है। जैसे मान लीजिए हम डाटा दें तब आपको समझ में आएगा। एक हमने कोई डाटा दे दिया, हमने कहा ये रिएक्शन है ए और दिस चेंज टू प्रोडक्ट, इसका गिवन डाटा, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा निकाला गया है, गिवन डाटा, यहां पर एक डाटा दिया गया ये, और इस डाटा में ए का कंसंट्रेशन दे दिया और यहां पे टाइम दे दिया, मतलब ये हमेशा डाटा टाइम और कंसंट्रेशन में दिया जाएगा, ठीक। और जो टाइम आपने यूज किया है यहां पे इस डाटा में, तो 0 हो गया, टाइम 0, 10 और इसके बाद 20, मान लीजिए इसको हमने सेकंड में ले लिया, ठीक। और जो कंसंट्रेशन आपने लिया तो यहाँ पे 50 ले लिया, यहाँ 30 है, यहाँ पे 80 और ये मोल पर लीटर में दे दिया, मोल पर लीटर। अब ये डाटा दिया है तो हमने कहा कि अब इसको आप बताइए किस ऑर्डर ऑपरेशन को है, ठीक। ये रिएक्शन दी है, ये बता दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन फिट करना पड़ेगा, जिस इक्वेशन से k1 k2 की वैल्यू कांस्टेंट आएगी वो इक्वेशन ही ऑर्डर ऑपरेशन को शो करेगी, वो इक्वेशन ही ऑर्डर ऑपरेशन को शो करेगी। तो चलिए, ज्यादातर केस फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन का ही होता है, तो चलिए हम फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन का इक्वेशन फिट करते हैं। करने को तो पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, ये करना चाहिए,
जब तक के को K1 K2 की वैल्यू कांस्टेंट ना आ जाए तब तक हम एक्सपेरिमेंट कर मतलब ये ट्रायल करते रहेंगे। इसलिए तो इस मेथड का नाम हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू को रख करके फिट कर करके निकाल रहे हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फिट कर रहे हैं K1, यहां पे 2.303 अपॉन T log बेस 10 और R नॉट अपॉन R दिया। K1 दिस इक्वल टू 2.303, T कितना रखे हम 10। ये देखिए टाइम 0 है तो इससे क्या मालूम हो रहा है? इससे ये पता चला है कि ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इनिशियल है। टाइम 0 तो ये जो A का कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। टाइम तुम्हारा हो गया यहां पर 10 और यहां पे रखोगे 50 और R ये आफ्टर T सेकंड के बाद। तो जब टाइम आपने 10 लिया है तो 10 में कंसंट्रेशन 30 है, कंसंट्रेशन 30 जब 10 आप लोग इसे आप सॉल्व करेंगे तो K1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10, तो यहां पे 5 अपॉन 3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला एक्सपेरिमेंट। अब देखिए हमने K2 निकाला, K2 2.303 अपॉन T कितना हो जाएगा? अब 20 हो जाएगा। लॉग ये तो 50 रहेगा इनिशियल और इसमें आपका आ गया कितना 80। तो 2.303 अपॉन 20 और यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग यहां पर आपका 2 से कट जाएगा। 2 से काट दिया तो यहां पे आ जाएगा 25, यहां पे आ जाएगा 9, तो यहां 25 अपॉन 9 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 अपॉन 3 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं K2 इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना है 20 और यहां पे लॉग ये 5 अपॉन 3 का 2, इसका स्क्वायर करो 25, इसका 20 है, ये लिख सकते हो। 2 तुम्हारा इधर आ जाएगा तो K2 इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 और 2 लॉग 5 अपॉन 3। तो देखो 5 अपॉन 3 यहां, 5 अपॉन 3 यहां, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 10 आ जाएगा। ये वैल्यू कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट लॉग की वैल्यू यानी जो वैल्यू K1 की निकलेगी वही वैल्यू K2 की निकलेगी। यानी इस डाटा से आपने देखा K1 K2 की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। अगर मान लो ना आती तो फिर हम इसी क्वेश्चन को फिट करते हैं या फिर इसको फिट करते, जिससे आ जाए बस वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऐसा क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम ये समझ लीजिए कि 99% जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होता है। एक देखिए हम आपको डाटा दिए दे रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को घर में कर लेंगे। ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन आपको लिख के दे रहे हैं। यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है। फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, और यहां पे इस तरीके से यहां हमने टाइम दे दिया, यहां ईस्टर का कंसंट्रेशन दे दिया, किसमें? मोल पर लीटर में। ये मोल पर लीटर में दे दिया, 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया। ये एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में देखेंगे पीछे साइड में तो क्वेश्चन है। यहां पे 0.55 हो गया, 0.31 हो गया, 0.17 हो गया, 0.085 हो गया। आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप निकालेंगे K1 K2 K3, यहां तो 3 वैल्यू निकलेगी, यहां से K1 निकलेगा, यहां से K2 निकलेगा, यहां से K3 और R नॉट की वैल्यू हमेशा ये रहेगी। जब टाइम ये होगा तो कंसंट्रेशन R ये लेना, टाइम जब ये होगा तो कंसंट्रेशन ये लेना, जब R ये होगा तो कंसंट्रेशन टाइम ये होगा तो कंसंट्रेशन R ये लेना। और देखेंगे कि R1 R2 K2 K1 K3 की वैल्यू लगभग आपकी सेम आएगी, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है,
क्योंकि एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, लगभग वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। क्लियर हो गया? तो ये मेथड भी आपको समझ आ गया, इंटीग्रेटेड रेट क्वेश्चन। ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी में है भी। अब तीसरा मेथड आता है जिसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं, वह है ग्राफिकल मेथड। यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एन ऑर्डर, हर एक ऑर्डर के लिए आप लोग बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं। वो ग्राफ कोई भी दे सकते हैं, कंसंट्रेशन टाइम के टर्म में दे सकते हैं, कंसंट्रेशन हाफ लाइफ के टर्म में दे सकते हैं, कोई भी टाइम आप लोग ग्राफ दे सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने जीरो ऑर्डर ऑपरेशन बहुत सारे ग्राफ खींचे थे, लेकिन हम कुछ बनाएंगे, सब तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि सब आपकी कॉपी में देखेंगे तो सब फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में जीरो के बनाए हैं, सेकंड में सेकंड के फर्स्ट सब बनाए हैं। तो यहां पर देखिए फॉर नंबर 1 जीरो ऑर्डर ऑपरेशन, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर ऑपरेशन में हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, यहाँ पे था आर कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम लिया था और ऐसे ग्राफ बनाया था। ये वैल्यू तुम्हारी आर नॉट की थी और यहाँ पर ये स्लोप था, दिस स्लोप इक्वल टू था tan थीटा और ये tan थीटा तुम्हारा जो है माइनस के था, माइनस के। ये तुम्हारा किसके लिए है? जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए। अब ये ग्राफ ऐसे बना देते हैं और स्लोप शायद ना दें, पूछ देते हैं बताइए किस ऑर्डर ऑपरेशन का है। दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन में जो हम लोगों ने खींचा था ऐसे, यहां पे आपने टाइम ले लिया, यहां पे लॉग ले लिया, लॉग बेस 10 आर, इसका भी इसी तरीके से ये यहां पे था लॉग बेस 10 आर नॉट था, ये थीटा था, यहां पे जो स्लोप था ये tan थीटा और ये tan थीटा था माइनस के अपॉन 2.30 थी। ऐसे ग्राफ बनाया, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है। अगर लॉग बेस ई यहां कर दीजिए, अगर यहाँ ई कर दीजिए, यहाँ पे आप ई कर दीजिए, तो इसके लिए ये वैल्यू नहीं रहती थी, माइनस के हो गया। ये ग्राफ आपका हो गया, फर्स्ट जीरो के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए हो गया। ऐसे ही हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर में भी खींचा था। क्या सेकंड ऑर्डर में खींचा था? सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन में यहां पे दे दिया हमने 1/r दे दिया, यहां पे टाइम दे दिया, इसका ग्राफ ऐसे था। ये जो इंटरसेप्ट था 1/r नॉट था, जो स्लोप था यहाँ पे स्लोप दिस इक्वल टू tan थीटा और दिस इक्वल टू k था, ये आपका k था। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ले लें, यहाँ ये कौन सा सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए है। अब इसी में थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन बना देता हूं। थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन में यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे आपका 2k हो जाता था। ये आपका सेकंड ऑर्डर ये थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन के लिए, सेकंड का था, जब स्क्वायरिंग कर दिया तो थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन का ग्राफ बना। अब जैसे हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में कुछ ग्राफ बना के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ हमने दे दिया, यहां पे हमने टी हाफ दे दिया, यहां पे हमने आर नॉट दे दिया, ऐसे बना दिया। तो देखिए टी हाफ और इसके बाद आर नॉट, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है लेकिन टी हाफ कांस्टेंट। कौन है? फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन। अगर हम ऐसा ग्राफ बना दें, यहां पे आर नॉट दे दें, यहां टी हाफ दे दें, ऐसे, तो ये तुम्हारा जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए। तो ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ हमने सब प्लॉट किए हैं, तो कोई भी ग्राफ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आपका कोई भी ग्राफ दे सकते हैं और उस ग्राफ से ऑर्डर ऑपरेशन पूछ सकते हैं। लास्ट एक मेथड और है, जिस मेथड को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। 2 लेक्चर मैंने इसी मेथड पे दिए थे, रेट लॉ इक्वेशन। एक लेक्चर में मैंने रेट लॉ बताया, कुछ न्यूमेरिकल बताए, फिर दूसरा लेक्चर प्योर मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस पे बताया था काइनेटिक्स में। तो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, आर दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट रिएक्शन है, यहां इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया और यहां पे हमने रेट दे दिया।
अब इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए हमने दे दिया 2, तो रेट सपोज करिए 4 हो गई, रेट मानिए। कंसंट्रेशन मैंने यहां पे कर दिया, मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन यहां पे मैंने कर दिया 4 मोल पर लीटर, तो रेट यहां पे 16 हो गई। यहां पे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमने कहा आप जो है ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताइए। तो इसमें रेट मान लीजिए, क्या मानेंगे, रेट दिस इक्वल टू के आर की पावर एन ले लिया, ठीक। अब कितना रेट है पहले 4, के आर कितना दिया है 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या रेट हो गया, रेट हो गया 16। कंसंट्रेशन कितना किया आपने 2R है, कंसंट्रेशन कितना कर दिया आपने 4 टाइम्स कर दिया, मान लीजिए 4 टाइम्स है, यहां 4 कर दिया, या R लिखे ना लिखे को कंसंट्रेशन आप कर दिया, 4 कर दिया, ये पावर हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड कर दीजिए। तो 1/16 के कैंसिल और यहां 2/4 यह हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं 1/16, यहां 1/2 की पावर n हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर यहां पे 3 लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो 1/2 की पावर n। तो n कितना हो गया 3, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर ऑपरेशन का डेल्टा हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बहुत एक पूरा जो है करीब 40-50 मिनट का जो है वीडियो बनाया था, बहुत सारे नंबर कर दिए थे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश हो गया, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। कौन कौन से, पहला मेथड था हाफ लाइन मेथड। हाफ लाइन मेथड पे एक फार्मूला बना जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो। फिर दूसरा आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड बताया। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली कंसंट्रेशन और टाइम डाटा दिया होता है और उससे हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फिट करके रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जिस इक्वेशन से K1 K2 K3 की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है वो इक्वेशन ही ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को हमें समझा देती है। इसके बाद आपको ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के बारे में तो आप कुछ बात ही ना करें, इतने ग्राफ मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर ऑपरेशन में, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन में, सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन में, थर्ड में बहुत सारे मैंने ग्राफ बनाए। कंसंट्रेशन टाइम के बीच बताया, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के बीच, कंसंट्रेशन टाइम के बीच, रेट और टाइम के बीच बहुत सारे ग्राफ बनाए। उन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, समझ करके उनको बनाइए, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ग्राफ आपको कंफ्यूज कर देंगे, उसका इसमें इसका उसमें आप कर देंगे। ज्यादातर आप लोगों को जीरो ऑर्डर ऑपरेशन और फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन को बहुत ही परफेक्टली तैयार करा, क्योंकि आपके बोर्ड में कंपटीशन में ज्यादातर जीरो ऑर्डर ऑपरेशन और फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन ही आती है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं, सब कुछ बताया है। अगर ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा और इस तरीके से ये आपका लेक्चर आज फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 हम आएगा, वो मॉलिक्यूलरिटी पे आएगा और जीरो ऑर्डर ऑपरेशन पे आएगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑपरेशन में डिफरेंस क्या है, जीरो ऑर्डर ऑपरेशन क्या होता है, और इसके बाद फिर आएगा आपका एक्टिवेशन पे टॉपिक, आर्डिनेस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी, और इसके साथ फिर वो लेसन आपका फिनिश होगा। अभी करीब आप लोगों के 4-5 वीडियो और बनेंगे तब ये केमिकल काइनेटिक फिनिश होगा। तो इस तरीके से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से, रेगुलर वे में आप हर वीडियो को देखिए और उसको कई बार देखिए, देख करके आप बढ़िया नोट्स बना लीजिए और इसके बाद अपनी कॉपी से स्टडी करिए, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया परफेक्टली होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई